अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। टू जियो पाकिस्तान। एंड आपको पता ही है हम कौन है, रोज़ हमारी मुलाकात होती है। मैं अभी शो में आने से पहले एक खबर पढ़ी थी अब्दुल्ला, मुझे हंसी भी आ रही थी और बड़ा दुख भी हो रहा था, क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा होना, मुझे दुख ज्यादा हो रहा था, तो मैं तो लिटरली पुलिस का रेड करवा दूं। तो जी इस्लामाबाद की ये कहानी है, और दर्जी की दुकान से सिले बगैर सिले 240 जोड़े जो हैं सूट जो हैं वो लूट लिए गए। अब मुझे तो जरा शक हो रहा है इसमें। अब क्या मुबैना तौर पर दर्जी की मिली भगत भी हो सकती है कि वो टाइम पे कपड़े सीने में नाकाम रहा, तो उसने कहा क्योंकि ये करवा लो। आपको पता है ना, आजकल दर्जी जो है उन्होंने अक्सर ने अपनी दुकान पे ये बाहर लिख के लगा दिया है कि दर्जी की मर्जी। क्योंकि अब दर्जी की मर्जी है, तो जैसे दर्जी की मर्जी वैसे ही आपको सूरत हाल से नबर्द आजमा और निपटना पड़ेगा। दर्जी की मर्जी ही, दर्जी नहीं सी पाया ये सारे कपड़े, उसने अपने ऑर्डर्स नहीं कंप्लीट किए और ये यकीनन यही हुआ है। वैसे बहुत सीरियस बात है और उसके लिए तो बेचारे के लिए ट्रेजेडी होगी और जिनके कपड़े गए उनके लिए भी, लेकिन मुझे थोड़ी सी ना मध्यम सी हंसी भी आई इस बात पे। अब देखिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि मुबैना तौर पर ऐसा तो नहीं हुआ कि दर्जी जो है वो नाकाम रहा कपड़े सीने में और उसने कहा कि ये सारे लोग, व्हाई डू वी ब्लेम द विक्टिम? मेरी बात ये भी विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में हम सबका बिला वजह की कंस्पिरेसीज पे बिलीव करने का बड़ा दिल चाह रहा है। तो व्हाई नॉट इसमें भी कर ले? ये भी मैंने एक मुबैना साजिश बना दी है। आपका दिल चाहे तो आप यकीन करें, नहीं चाहे तो ना करें। वैसे इसकी भी कोई ग्राउंड नहीं है। Can I just tell you girls and guys as well, रेडीमेड बड़ा अच्छा स्टफ मिल रहा है। जितने पैसे लगते हैं ना कपड़ा खरीद के अपना डिजाइन कम पैसों में मिल जाता है। फिर एक उसमें ही कश्मकश में बैठे रहो कि क्या वो चीज बन के आएगी जो मैंने इमेजिन की थी। Forget it all, just go pick up something। अच्छा और बड़े अच्छे हमारे हमने बहुत से मामलात पे बात करनी है। पंजाब में आपको पता है एक इंतजामी बहरान है, वजीर आला का हलफ है कि कोई ले नहीं रहा, और दूसरी तरफ फराह गोगी साहिबा जो है, जिनके बारे में कल फवाद चौधरी साहब ये दरियाफ्त कर रहे थे कि कौन फराह गोगी, और वही हो गया ना, कहाँ है महंगाई, तो कौन फर्क होगी है महंगाई। उनके बारे में जो है अब बाकायदा तौर पर नैब से कह दिया गया है कि वो उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज करे। ये तमाम बातें और सारी बातें होंगी। हामिद मीर साहब इज वेटिंग फॉर अस। सबसे पहले हम जरा क्विकली एक ओवरव्यू देना चाहते हैं आपको कि इत्तेहादी हुकूमत का जहां आना इमरान खान साहब के लिए सियासी एक मुश्किल बना हुआ है, वहीं एक कानूनी चैलेंज भी बनता जा रहा है। नून लीग को पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें कुछ अरसे से तोशा खाना और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की बेस्ट फ्रेंड फराह खान के स्कैंडल को लेकर इमरान खान पर तनकीद कर रही थी। मरीम नवाज ने इल्जाम लगाया था कि फराह खान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त है। फराह खान की करप्शन के ढिंडोरे और ताने बाने जो है, ढिंडोरे तो ऐसे हैं ही, लेकिन इनके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। क्या सवाल पूछा गया था, ये कौन है हमें क्या पता। अगर जिनका देखिए बड़ी सिंपल बात है, अगर उनके जो मरियम नवाज हुकूमत में है उनके खिलाफ एविडेंस है, वो केस करें। वो केस क्यों नहीं कर रही? अब ये जो साउंड बाइट है ना, फवाद चौधरी हैज़ टू रियली, ही विल बी लुकिंग बैक एट इट, क्योंकि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जो कहा है ना कि कौन, एटलीस्ट ये तो ना कहें कौन, यू नो हु शी इज़। अगर आप मानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन बिल्कुल ही ब्लेटेंटली ये तो ना कहें ना कि कौन है। पूरे मुल्क को पता है कौन है। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब मुबैना तौर पर और बड़े बड़े लोग जो हैं, अगर इनके खिलाफ तहकीकात हुई तो उनकी जद में आ सकते हैं। हामिद मीर साहब से बात करते हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। मीर साहब, अब इससे पहले तो से ही था, उसने कह दिया, इसने सुन लिया, यहाँ से सुनी बात वहाँ इंटरव्यू में दोहरा दी है, जलसे में कर दी, लेकिन अब बाज़ाब्ता नैब को ये कह दिया गया है, नैब लाहौर को, कि इनकी तहकीकात इनके खिलाफ असासे जो है, जो आमदन से ज़ायद असासे हैं, उस सिलसिले में कार्रवाई को आगे बढ़ाए। जितने भी स्कैंडल आ रहे हैं, चाहे वो ये यूनिवर्सिटी वाला मामला हो जिसकी ज़मीन भी डोनेशन में मिली थी और उसके ट्रस्टीज़ में इनको शामिल कर दिया गया, या रिंग रोड वाला मुबैना स्कैंडल हो, आपको लगता है कि इस दिस टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसमें अभी बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है? शुक्रिया अब्दुल्ला साहब और हुमा साहिबा। देखें, ये जो कहानियाँ अभी आपके सामने आ रही हैं ना, और नैब को कहा गया कि आप इंक्वायरी शुरू कर दें, ये एक नई हुकूमत जो है ये उसको बहुत से मामलात में उलझाने की कोशिश है। जिन्होंने इंक्वायरी करनी थी वो बहुत पहले से इंक्वायरियाँ कर चुके हैं और उनके पास काफ़ी कुछ है। अब हुकूमत जो है ये उसको चाहिए कि जिनके पास सबूत हैं, मुख्तलिफ़ इदारे हैं, उन्होंने इंक्वायरियाँ की हुई हैं, उनके पास उनसे लें वो चीज़ें। तो अब अगर अभी ये कहा जा रहा है नैब को कि आप इंक्वायरी करें फराह खान के ख़िलाफ़, तो ये तो सिर्फ जो है ना वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात है,
या शलजमों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही थी जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, और अब उनकी हुकूमत जब चली गई है तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके बाद भी आ रही है। और ये जो ख़ास तौर पे जो एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी थी, एक रूहानी यूनिवर्सिटी थी, जो इसका मामला है, तो इसके तो बोर्ड पे थी साबका खतून अव्वल साहिबा और फ़रा बीबी, ये सारे उसके बोर्ड पे थे, तो वो वाला एक्सक्यूज़ भी ख़त्म हो गया कि जी ये तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि फ़रा खान साहिबा जो हैं वो अगर हुकूमत ख़त्म होने से काफ़ी दिन पहले ही पाकिस्तान से चली गई हैं, तो उसका मतलब है उनको पता था कि मेरे ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी हो रही है। तो ये जो इंक्वायरियाँ थी ना, ये अभी शुरू नहीं करनी है ये नैब ने, ये काफ़ी अर्सा पहले से शुरू हो चुकी थी। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ ये 2-3 करैक्टर नहीं हैं, ये इनकी फैमिलीज़ के जुड़े हुए और भी बहुत से लोग हैं, और उनके ख़िलाफ़ भी काफ़ी सारे सबूत हैं। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो नई हुकूमत आई है, ये अभी बड़ी मुश्किल से अभी सिर्फ इस्लामाबाद में कायम हुई है, और अभी तक पंजाब में नए चीफ मिनिस्टर का हलफ ही नहीं हो सका। और जो ज़्यादातर एविडेंस है वो पंजाब में बिखरी हुई है। तो पंजाब में भी जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है और जो दीगर अदारे हैं, वो उन्होंने ये इंक्वायरी करनी है। तो जब तक ऊपर एक रेगुलर चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जिसने बाकायदा हलफ लिया हुआ है, तो ये मामला कैसे होगा। तो नैब जो है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, कोई बुरा ना मनाए मेरी बात का, नैब से मुझे कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए कि अगर नैब जो है वो फ़रा खान या किसी उनसे मुतलका किसी और शख्सियत के बारे में अब अगर इंक्वायरी करता है और अब जाके वो कुछ निकाल के लाता है, तो ये सवाल पैदा होगा कि पहले वो क्या कर रहे थे, क्या पहले वो सोए हुए थे। तो इसलिए नैब से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेरी इतला के मुताबिक FIA जो है वो ऑलरेडी इस पर कुछ दिन पहले इंक्वायरी शुरू कर चुकी है, और FIA न सिर्फ फ़रा खान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर चुकी है, बल्कि वो जो तोशा खाना केस है उसकी भी बहुत सी कहानियाँ सामने आई हैं, उसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा आपको यही कहूँगा कि ये इंक्वायरियाँ जो हैं ये अब शुरू हो रही हैं, लेकिन ये जो कहानियां हैं, इन कहानियों की बुनियाद पे इंक्वायरियां 1.5-2 साल पहले शुरू हुई थी, कंक्लूड भी हो चुकी हैं, कई कहीं से तो यहाँ पे इनको लीगल प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। इवन बेटर अगर उन्हीं की हुकूमत में ही ये इंक्वायरियां शुरू हो गई थी, क्योंकि अभी अगर हम फवाद चौधरी साहब के बयान की बात कर रहे थे, वो टोटल डिनायल में है। वो कहते हैं फ़रा खान कौन, तो ये इनको खौफ नहीं है या डर नहीं है कि ये इम्प्लिकेट हो सकते हैं इस चीज़ में, या फिर इनको अश्योरिटी है कि हमारी कोई इम्प्लिकेशन होगी ही नहीं। देखिए, मैं फवाद चौधरी साहब के बयान से मैं इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने बयान जो है वो एक वकील के तौर पे दिया है, एक सियासतदान के तौर पे नहीं दिया। तो वो तो पाकिस्तान के वो तमाम इदारे या वो हुकूमत की शख्सियात या मुस्लिम लीग नून के वो लीडरान कराम जो उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कौन फ़रा खान, कोई सबूत है तुम्हारे पास, ये है उनका कहने का मतलब। और दूसरी बात यह है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो फवाद चौधरी ने कही है, वो ये है कि आप हुकूमत में है ना, अब तो केस करें ना, केस क्यों नहीं करते। तो अभी भी आपने नैब से कहा है, अगर आपने अभी भी नैब से कहा है कि आप इंक्वायरी करें, तो इसका मतलब है आपके पास कोई अभी सबूत नहीं है, आप नैब से कह रहे हैं कि सबूत लेके आओ। तो अगर मेरे पास ये सब बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं मेरे सामने, इस वक्त मेरे सामने बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, और ये उस वक्त की चीज़ें हैं जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तब से ये चीज़ें जो हैं ये इनकी बहुत से जर्नलिस्टों ने इंक्वायरियाँ शुरू की, अखबारों में नहीं छपी, कुछ वेबसाइट्स पे छप गई, कुछ इदारों ने इंक्वायरियाँ की, कुछ वीडियोस बना ली गई, काफ़ी सारी एविडेंस है। तो अगर वाकई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के लोग ये समझते हैं कि फ़रा खान साहबा जो हैं उन्होंने बहुत लूटमार की है पाकिस्तान में, तो कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, उनके खिलाफ कहीं मुकदमा दर्ज करवाएं। नैब से क्यों कह रहे हैं जनाब के नैब इंक्वायरी करें, नैब की इंक्वायरी तो 6 महीने चलेगी। अगर आपके पास सबूत हैं तो भाई आप जाके कहीं पे मुकदमा दर्ज करवाए ना, मुकदमा आप दर्ज नहीं करवा रहे, और आप कह रहे हैं तो हम छटांगे नहीं। बहुत सारे इकट्ठे किए जा चुके हैं, तो फिर कोर्ट पे जाएं, मुकदमा करें, और ये नैब के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि नैब तो पहले ही आपको पता ही है उस पर तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने का इल्ज़ाम लगता ही है कि वो पहले भी माजी में बनाती रही है, और अब भी जो मौजूदा अपोजिशन है यही बयानियाँ दोहरा सकती है। CM पंजाब वाला मामला मीर साहब अदालत ने भी कह दिया आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन है, लेकिन इट डजंट सीम लाइक कि कोई फ़र्क पड़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
या गवर्नर, सदर मुमलिकत या काफ लीग को, वो मेरा ख्याल है कि वो अब एक महाजराई तय कर चुके हैं कि चाहे अदालत से महाजराई हो, कुछ भी हो, ये नहीं होने देंगे अभी इतनी आसानी से। देखिए ना, पहले उन्होंने एक बयानिया बनाया कि जी हमारे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, फिर साथ ही साथ वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ रियासती इदारों पर तनकीद करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान की जो सुपीरियर जुडिशरी है उस पर बहुत खुल के तनकीद की, और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उस पर तनकीद की। किसी ने उनको नहीं पूछा, सीधी सी बात है। अगर ऐसी तनकीद जो है वो कोई और करता तो क्या होता। आप देखिए, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो दानियाल अजीज़ ने और तलाल चौधरी ने, जो सिटिंग मिनिस्टर्स थे, उन्होंने तनकीद की थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो इनके खिलाफ तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। तो वो भी एक आइनी इदारा है, तो अब उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी सिर्फ नोटिस लिया है और पैमरा से कहा है कि जी इमरान खान ने जो पेशावर में हमारे खिलाफ तकरीर किया है उसकी हमें जो है ना वो नकल, एक तस्दीक शुदा नकल जो है वो कॉपी फराहम की जाए। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इमरान खान से लेके फवाद चौधरी साहब तक और शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके हमाद अदर साहब, इन सब को कहीं ना कहीं से ये किसी ने कह दिया इनको कि भाई आप जो मर्ज़ी करें, आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इनको यकीन है, ये मैं आपको बताऊं, इनको यकीन है कि हमने कुछ महीनों में नहीं, कुछ हफ्तों में हमने दोबारा हुकूमत में आ जाना है। उसकी मैं आपको एक एविडेंस ये बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प ये है कि ये जो नई हुकूमत है ना, इसके जो वज़रा साहिबान हैं, इनकी मिनिस्ट्रियों में जो इनके इस्तेमाल के लिए, सरकारी इस्तेमाल के लिए जो गाड़ियाँ हैं, जो हर मिनिस्टर को गाड़ी एलोकेट होती है और उसके साथ ड्राइवर भी होता है। बहुत से मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ और अपने ड्राइवरों को ढूंढते फिर रहे हैं कि भाई हमारा ड्राइवर और हमारी गाड़ी किधर है। वो जब कांटेक्ट करते हैं स्टाफ के ज़रिए, भाई वो ड्राइवर साहब आप कहाँ, वो कहते हैं जी हम तो पुराने मिनिस्टर साहब के साथ अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं, गाड़ी भी वो इस्तेमाल करते हैं और हम भी उनकी ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई वापस आए, हुकूमत बदल गई है, अब तो वो वाले साहब जो हैं जिनके साथ आप ड्यूटी कर रहे हैं वो तो अब हुकूमत में नहीं है। तो कहते हैं सर ये तो कहने की बात है ना, वो साहब तो कहते हैं कि हमने थोड़े हफ्तों के बाद दोबारा वहीं पे आ जाना, तो तुम हमारे साथ ही काम करो। ये सूरत हाल है। और तकरीबन 50% जो साबका मिनिस्टर्स हैं, गाड़ियां उन्होंने अभी तक वापस नहीं तो मीर साहब ये कॉन्फिडेंस जो है, ये तो पहले तहरीक अदम एतमाद से पहले का कॉन्फिडेंस भी था, जिसपे शेख रशीद मेज पर हाथ मार मार के कहते थे नहीं होगी कामयाब, नहीं होगी, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। तो अभी ये जो कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे क्या है, ये एतमाद कहाँ से मिल रहा है? अब इसमें आज मैं कल मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पे, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, तहरीक इंसाफ के साबका फेडरल मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने तकरीबन 1-1.5 महीना पहले वो जो होती है ना एक दोस्ताना किस्म की शर्त लगा ली मेरे साथ। तो उन्होंने कहा देखना हम जो तहरीक में एतमाद जो है इसको हम डिफीट कर देंगे। मैंने कहा नंबर्स गेम जो है उसमें तो आप डिफीट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा शर्त लगा लो, शर्त लग गई। तो उसमें 4-5 और भी सहाफ़ी थे, तो वो इतने पक्के थे कि उन्होंने शर्त लगा ली मेरे साथ, और उसके बाद वो शर्त हार गए। तो अब वो शर्त हार गए, तो उसके बाद अभी भी वो, मैं कल देख रहा था, वो एक टीवी चैनल पे कह रहे थे कि आप देखेंगे हम थोड़े दिन बाद फिर हुकूमत में आ जाएंगे। तो फिर मैंने उससे अंदाज़ा लगाया कि ये जो है ये बड़ा फ़ॉरेन क्वालिफाइड, बाहर से पढ़ा हुआ नौजवान सियासतदान है। इसको कहीं ना कहीं से किसी ने या तो आंख मारी हुई है, या इसको किसी ने यकीन दिलाया हुआ है कि यार ये जो भी हो गया ना, ये किसी से गलती हो गई है, तो अब गलती जो है वो सुधार दी जाएगी और आप वापस आ जाएंगे। अब कैसे वापस आएंगे ये उनको नहीं पता। वो समझते हैं कि ये दोबारा 30 मई से पहले इलेक्शन हो जाएगा। अब 30 मई जो है उसमें मेरा ख्याल है 4-5 हफ्ते रह गए हैं, और उनका ये ख्याल है कि हमने वापस आ जाना है, और वो अपनी गाड़ियां भी वापस नहीं कर रहे और ड्राइवर भी वापस नहीं कर रहे, और जो नए मिनिस्टर हैं वो गाड़ियां और ड्राइवर ढूंढते फिर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये सिर्फ पंजाब में जो है ना, वो जो गवर्नर साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर का हलफ नहीं होने दे रहे। ये सिर्फ गवर्नर साहब जो है ना वो कोई ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद का शिकार नहीं है। वो जो हुकूमत से निकल गए, वज़ीर आज़म साहब जो निकल गए, मिनिस्टर साहिबान जो निकल गए, वो अपनी गाड़ियों और ड्राइवर ही वापस नहीं कर रहे। अच्छा, ये गाड़ी और ड्राइवर वाली बात से एक और बात याद आई मीर साहब के, अभी भी जिस पोजीशन पे कोई बैठा होता है, बेशक वो एक ड्राइवर हो या कोई मिनिस्टर हो, वो उसकी सैंक्टिटी को नहीं समझता, उसकी अपनी एफिलिएशन या अपना बायस ज़्यादा जल्दी ऊपर नजर आता है। ये सवाल ये है कि ऐसा क्यों है। अब फॉर एग्जांपल
मरियम औरंगजेब को अगर देखें, अब वो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान की, लेकिन बात वही है पुराने वालों की तरह। अभी भी जब उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो ज़्यादा टाइम जो होता है वो प्रीवियस हुकूमत को क्रिटिसिज्म में निकलता है। तो वो लगता नहीं है कि वो पोजीशन जिस पे वो आई है, जो कि एक मुल्क की पोजीशन है, नॉट अ पार्टी पोजीशन, तो ये सारे पार्टी पोजीशन को ज़्यादा होल्ड ऑन करते हैं। और फिर ट्रिकल डाउन देखें तो वो ड्राइवर भी नहीं छोड़ रहा अपने पुराने मिनिस्टर को। ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों है? ये हुमा आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और बहुत आपने एलेबोरेट करके सवाल किया है। तज्जिया मैं मजबूर हो गया हूँ कि मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं, मरियम औरंगजेब साहबा के साथ पिछले दिनों मेरी एक इस पे काफ़ी एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं तो मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। जब ये 2-3 मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी और फिर उन्होंने मेरे साथ बात की कि ये इशू है, ये इशू है, आप इसको उठाएं, आप इसको उठाएं। मैंने उनसे कहा कि ये जो है ना, ये तो हमारी प्रायोरिटी है ना, ये तो हमारा एडिटोरियल डिसीजन होगा कि हमने कौन सा इशू उठाना है। आप ठीक है, आप सजेस्ट कर सकती हैं, आपकी मेहरबानी, लेकिन आपकी मर्ज़ी से तो नहीं ना करेंगे। पहले हम आपको स्पेस देते थे, आप अपोजिशन में थी, अब आप गवर्नमेंट में हैं तो ज़रूरी नहीं हम आपकी बात सुने। उन्होंने कहा नहीं देखें ना, उन्होंने बड़े अच्छे से बड़े प्यार से बात की कि नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मैंने कहा देखें ये सारे इशूज़ हैं, पिछली हुकूमत इमरान खान की हुकूमत ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो आप भी उसी को पीटते रहें। मैंने कहा देखें, अगर आपने पिछली हुकूमतों को पीटना है तो फिर आप याद रखें नवंबर 2017 आप थी पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर इत्तलात और एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से आपने पैमरा के जरिए तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी थी। वायलेशन सिर्फ एक टीवी चैनल कर रहा था, लेकिन आपने सब टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी थी। तो अब अगर आप आज़ादी सहाफ़त की बहुत बड़ी नंबरदार बन गई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप रोज़ाना कहती हैं कि आप किसी सहाफ़ी पर पाबंदी नहीं लगेगी, किसी को अगवा नहीं किया जाएगा, किसी को गोली नहीं मारी जाएगी, तो अभी हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, आपको स्पेस देते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको याद दिलाना शुरू कर देंगे कि आप वही हैं ना जिन्होंने नवंबर 2017 में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से तमाम मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी। और फिर इन्होंने बड़े फ़ख्र से उसको ओन किया, उस डिसीजन को। इन्होंने कहा ये काम हमसे किसी और ने नहीं करवाया, ये मत समझे किसी और ने करवा दिया, ये हमने खुद किया है, ये हमारा डिसीजन है। तो ये वो गवर्नमेंट है। तो ये लोग जब खुद हुकूमत में होते हैं तो ये फिर भूल जाते हैं। थोड़े दिन होते हैं अच्छे रहते हैं, ये थोड़े दिन हुकूमत के पहले जो 2-3 महीने होते हैं अच्छे रहते हैं। इमरान खान साहब भी पहले 2-3 महीने बड़े अच्छे थे, बार बार मीडिया को बुलाते थे, इस्लाह मशवरा करते थे, कहते थे 100 दिन दे दें, फिर कहा नहीं 6 महीने दे दें, फिर कहा नहीं 1 साल दे दें, और उसके बाद कुछ भी नहीं किया। तो इनका भी यही हाल है। ये भी अभी कह रहे हैं हमें कि भाई 6 महीने दे दें। इसका मतलब है 6 महीने तो ये कहीं नहीं जा रहे और 6 महीने के बाद कहेंगे 1 साल इंतजार कर लें। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसलिए मैंने तो अभी से इनको कहना शुरू कर दिया कि जो लोड शेडिंग है, ये लोड शेडिंग का आप फौरी तौर पे कोई इलाज ढूंढें। क्योंकि मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ, ये जब अक्टूबर-नवंबर 2021 में जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस के लिए जोड़ तोड़ शुरू किया, तो उस वक्त हमने इनको 2-3 बातें कही थी कि भाई आप नो कॉन्फिडेंस करें, फ़र्ज़ करें आप इमरान खान को हटा देंगे तो ये महंगाई और लोड शेडिंग का मसला आप कैसे हल करेंगे। इन्होंने कहा एक दफ़ा इमरान खान को हटाने दो, बस फिर हम सब कुछ कर देंगे। तो अब ये हमसे 6 महीने मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बहुत मसाइल का शिकार हैं, 6 महीने देने के लिए तैयार नहीं है। वो उनको एक लफ्ज़ आपने मरियम औरंगजेब साहबा ने, मेरी बहन ने समझाया है, शहबाज स्पीड। तो वो शहबाज स्पीड जो है वो लोड शेडिंग के खात्मे के लिए नजर आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। नजर नहीं आएगी तो मैं तो बार बार सवाल करूंगा कि भाई लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही, महंगाई खत्म नहीं हो रही, वेयर इज शहबाज स्पीड। डीजल का बहरान नहीं अब तक संभल पा रहा सर, वहाँ किसान रुल रहे हैं साउथ पंजाब में। सो अभी तक बहुत अच्छी कोई बहुत खातिर खा और बहुत फ्लाइंग कलर्स वाली कारकर्दगी नहीं है हुकूमत की। बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब। ये वो सवाल है जो आपको यकीन होना चाहिए, जो कि ज़रा क्रिटिकल होते हैं कि आप एक ही साइड की बात करते हैं। हम ये बातें करते रहेंगे, इस मौजूद हुकूमत से भी हम सवाल करेंगे कि क्यों नहीं काम सही हो रहा। ब्रेक लेनी है वरना एक और भी बात करनी है, ब्रेक की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक मूवी ट्रेलर आपको दिखाना है, बल्कि ट्रेलर का है या टीजर का है, जो दिल चाह रहा है आप कह दे। लव लाइफ का लॉ, लव लाइफ का लॉ, लव लाइफ का लॉ। नाम जरा थोड़ा सा टंग ट्विस्टर लगता है, लेकिन आप 2-3 दफा कहेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। लव लाइफ का लॉ पसंद आ गई तो एक टर्म ही बन जाएगा, जो कि आई एम श्योर बड़ा वायरल भी होगा। दिस इज अ टेलीफिल्म बाय द वे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिलीज्ड इन थिएटर। सो दिस इज जियो टेलीफिल्म लव लाइफ का लॉ। देखने नहीं गया हम। ये वकालत शकालत छोड़ और शादी करिए। आपको पता है कि मुझे शादी नहीं करनी, हर वक्त आप लड़कों की वीडियोस बनाती रहती हैं। पूरी भरी दुनिया में ना एक मेरी अम्मा थी और एक तू है जो मेरी तारीफ करता है। अगर
उसे किराया देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, बाकी सारी अयाशियां चल रही है तेरी है। मुझे तुम जैसे झक्की इंसान के साथ नहीं रहना। बिल्कुल साथ नहीं रह सकते। मैं आपका डिवोर्स लॉयर असद। मैं यहाँ पर आगा साहब का केस लड़ूंगी। सो इसमें ज़ारा नूर अब्बास नज़र आ रही हैं, असद सिद्दीकी के शौहर नज़र आ रहे हैं, सिद्रा नियाजी नज़र आ रही हैं, आगा अली नज़र आ रहे हैं। सो द कास्ट इज़ ग्रेट और स्टोरी लुक्स प्रॉमिसिंग। हाउ कुड यू टेल? हाउ कुड यू टेल? मैं पकड़ लिया ना मैंने। कैसे पता चला आपको कि स्टोरी लुक्स इंटरेस्टिंग? मुझे उम्मीद है कि स्टोरी बहुत अच्छी होगी और मुझे उम्मीद है कि ये टेलीफिल्म भी बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छी, बहुत उम्मीदों पे हम चल रहे हैं। खुद समझ जाया करें, हम बहुत उम्मीदों पे चल रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली है, फन चाहिए ना ईद पे। ईद पे इसी तरह की हल्की फुल्की चीजें अच्छी लगती हैं। पहले कम भारी भरकम चीजें चल रही हैं हमारी जिंदगी में। अगर आपको बड़ी कुछ सीरियस टाइप की देखनी है तो आप न्यूज देखना शुरू कर देना। न्यूज भी चलती रहेगी ईद पे, आपको पता ही है। ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम। अच्छा, हम आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस बता रहे होते हैं ना, डिफरेंट शहरों में लेके जाते हैं और वहाँ इफ्तारी वगैरह क्या बन रही है। अब गर्मी इस लेवल की हो गई है कि मेरा दिल चाह रहा है कि खराज तहसीन पेश की जाए उन लोगों को जो बाहर बैठे इफ्तारियाँ बना रहे होते हैं। एंड पीपल प्रेफर कि उनसे खरीद ली जाए रादर दिन अपने किचन में जाके इतनी गर्मी में बनाया जाए। अभी हमने जाना है एक और गर्म इलाका है, वैसे गर्म शहर है बहावलपुर, लेकिन वहाँ पर एहतमाम भरपूर है, सहरी हो या इफ्तारी हो, और ये हमें बता रहे हैं अमीन अब्बासी। रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ानुल मुबारक महल्लात के शहर बहावलपुर में मजहबी जोश और जज्बे और रिवायती अंदाज में मनाया जाता है। यूँ तो बहावलपुर शहर में बड़े बड़े होटल और खाने पीने की चेन्स मौजूद हैं, लेकिन बहावलपुर के शहरी अंदरून फरीद गेट सजाई गई फूड स्ट्रीट, चौक बाज़ार और मछली बाज़ार में फूड पॉइंट्स पर अफ्तारी और सहरी के टाइम में ख़रीद कर खाने पीने को तरजीह देते हैं। मैं इस वक्त अंदरून फरीद गेट सजाई गई फूड स्ट्रीट, चौक बाज़ार और मछली बाज़ार में सजाए गए खाने पीने की अशिया के स्टॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हर किस्म की अशिया मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग जो है वो कढ़ाई गोश्त को पसंद कर रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर टिक्का बोटी है, वो कबाब भी फ्राई हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ बहावलपुर शहर के मरकज़ी पॉइंट यानी चौक फवारा के नज़दीक अपनी मदद आपके तहत एक अफ्तार दस्तरखान सजाया जाता है, जिसमें बहावलपुर का रिवायती जर्दा यानी पीले रंग के मीठे चावल, जिसमें ड्राई फ्रूट जो है वो ज़्यादा मिकदार में। देखिए, सवाल मेरा था कि ये कढ़ाई गोश्त आलू गोश्त था वैसे। इस पे हम रोशनी डालेंगे ब्रेक के बाद। सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। और चूँकि आप हमारा पूरा स्टूडियो देख चुके हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे साथ एक मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और फ़रहत ईबा साहब है हमारे साथ। इनसे हम गुफ्तगू तो करेंगे, लेकिन मुख्तसर इंट्रोडक्शन इनका ये है कि ये PhD हैं जेंडर और लिटरेचर में, और इसके अलावा MS डिग्री है इनकी विद स्पेशलाइजेशन इन इस्लामिक फेमिनिज़म। सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और अरसा दराज से तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं और ऐसे लोगों तक तालीम पहुँचा रही हैं, और ना सिर्फ उनकी तालीम की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है बल्कि उनकी तरबियत की जिम्मेदारी भी इन्होंने ली। तो बहुत कुछ हमने इनसे सुनना भी है और सीखना भी है, और आप किस तरह मदद कर सकते हैं उस पर भी बात होगी। लेकिन पिछले घंटे में हम बात कर रहे थे मौसम की, और मौसम जब बुरा होता है ना तो कोई काम अच्छा नहीं होता, तो लिहाजा मौसम के बारे में आपको बताना ज़रूरी है कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है उससे सबको हिला के रख दिया है, और ऊपर से कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आपको पता है कि लोड शेडिंग तो माशाल्लाह चल ही रही है, लोगों को बड़ा परेशान किया हुआ है। और पाकिस्तान के अलावा इंडिया समेत एशिया के दीगर हिस्से भी शदीद गर्मी की ज़ेर असर में है, क्योंकि ये पूरा रीजन जो है ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुका है। और कहा यह जा रहा है कि गर्मी अब से बढ़ेगी, कहा यह जा रहा है कि प्रॉब्ली अगर आपको अब लग रहा है ना कि ज़्यादा गर्मी है तो अभी आपको नहीं इसके बाद प्रॉब्ली ये आपकी जितनी भी बकिया ज़िंदगी है, जो भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी की ठंडी तरीन गर्मी या समर होगी, क्योंकि इसके बाद गर्मियाँ सिलसिला बढ़ेगा ही। परसों दादू में 47 डिग्री, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया तारीख में, ज़मीन की तारीख में। सो इन दिस मतलब 5 से 7 डिग्रीज जो है वो ऊपर है, तो टेम्परेचर जो है जो हम यूज टू हैं एक टेम्परेचर के, उससे ऑलमोस्ट 7 डिग्रीज ऊपर है। जितना इन दिनों, इन अयाम, इन महीनों, इन हफ्तों में होता है, उससे 5 से 7 डिग्री का इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। हम सबको कुछ कोशिश करनी होगी। ये तो ये एक जंगी सूरत हाल है। अच्छा, महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी आपको बता दें कि 29-30 अप्रैल और 1 मई तक जो है वो हीट वेव के गर्म तरीन दिन होंगे।
बिल्कुल जो आने वाले हैं उसकी बात हो रही है, कल और परसों है ना। मुझे तो आज भी खैर फील हो रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतरी आएगी इवन ईद डेज में। तो लेट्स होप कि ज़रा ईद कुछ बेहतर गुजरे और पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने का सिलसिला भी ज़रा तेज़ हो गया है, जिससे सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। DG MET साहबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर बताइएगा, ये जो हो रहा है ओवरऑल क्या दुनिया का फिनोमेना है, साउथ एशिया में ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं हम लोग, और ये हीट वेव जो शुरू हुई है इस पर प्लीज़ बता दें ज़रा, हम चाहते हैं सुन लें कि कब ख़त्म होगी। देखें जी, ये मामूल के मुताबिक तो नहीं है। इस दफ़ा टेम्परेचर जो हैं वो मार्च के महीने में भी काफ़ी ज़्यादा गए हैं, कई जगहों पे रिकॉर्ड टूटे हैं। तो ये एक आप कह लें कि नॉर्मली ये कई सालों के बाद हो जाता है, किसी वक्त ये हीट वेव आती है, लेकिन अप्रैल का जो आखिरी 2 हफ्ते होते हैं वो शदीद गर्मियों के भी हो सकते होते हैं। तो ये हीट वेव की हमने फोरकास्ट दी हुई है, और 2 दिन पहले हमने इशू की थी। ये एक एबनॉर्मेलिटी तो है कि जी इस दफ़ा वो अप्रैल के महीने में एकदम टेम्परेचर हीट वेव एक आ चुकी है, और उसमें पाकिस्तान के अक्सर इलाके जो है, ख़ास तौर पे पंजाब के कुछ इलाके, सिंध के दरमियान, सिंध के जो हैं वस्ती इलाके, और बलूचिस्तान में सिब्बी और उसके आसपास के इलाके जो हैं वो काफ़ी गर्मी की लपेट में है। हीट वेव वहाँ पे भी है। तो टेम्परेचर जो है ये एक आप कह सकते हैं कि नॉर्मल जो है वो रिकॉर्ड तो अभी तक नहीं टूटे, लेकिन थोड़ा सा जो है वो टेम्परेचर इन दिनों में कुछ ज़्यादा है। अच्छा, आप कह रहे हैं रिकॉर्ड नहीं टूटा, लेकिन गर्मी का हमारे पर्सनल रिकॉर्ड जो है ना वो लगता है टूट रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली हॉट। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पारा ऊपर आया है तो ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार जो है वो भी तेज़ हुई है, और मुल्क में पानी की किल्लत में कमी का चांस तो है, लेकिन साथ साथ सैलाब का खदशा भी है। तो ये तो हम सुन रहे हैं आजकल, क्या महकमा मौसमियात भी ऐसा ही कुछ देख रहा है? ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ इस वक्त है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ वो मेल्टिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मेल्टिंग इस हद तक नहीं है कि जी आप उसको कह सकें कि जी वो इतना पानी उसके साथ आए और वो सैलाब का ख़दशा पैदा करे। लेकिन इम्पेक्ट है, लेकिन अब पानी आना शुरू हो चुका हुआ है। तरबेला में भी अभी तक वो लेवल नहीं आया कि जिसमें हम कह सकें। तरबेला काफ़ी दिनों से, यानी आप कह लें कि एक रिकॉर्ड टाइम बन गया है। तरबेला जो है वो डेड लेवल पे चल रहा है, तो लेकिन अभी तक इतना पानी नहीं आया कि उसका डेड लेवल ही ख़त्म हो। लेकिन आने वाले दिनों में, चूँकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसका इफ़ेक्ट जो होता है, पानी चूँकि हमारे वो काफ़ी दूर हैं इलाके, स्कर्दू या उससे आगे जो ग्लेशियर्स हैं, हमजा और इस साइड पे या चित्राल, तो वो पानी आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन पानी की सूरत। शुक्रिया आपका मेहर साहबजाद साहब, हमारे साथ DG MET मौजूद थे। बस एहतियात करें बाहर निकलते हुए स्पेशली। जी, अब हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं जिसमें हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमारी आपस में अब्दुल्ला को टाइम चाहिए होता है थोड़ा सा टू रिकवर फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। अच्छा जी, फ़रा दीबा हमारे साथ हैं। इंट्रोडक्शन तो आप करा चुकी हैं, ज़बरदस्त काम करी है फ़रा। अभी आपकी हमने ब्रेक में वैसे कहानी सुनी थी, बट हाउ डिड यू गेट इनटू इट इन अ नटशेल, अगर आप थोड़ा सा प्रिसाइज करके बता सकें। जी, 2005 में अपने ग्रेजुएशन के इम्तिहान के बाद मैंने ये सोचा कि पोश इलाकों के साथ जो छोटी आबादी हैं उनके बच्चों की कहानियाँ लिखी जाएँ और देखा जाए वो क्या करते हैं। इस सिलसिले में मैंने लाहौर के नक्शे लिया और मुख्तलिफ जगहों पर रोज़ जाती थी। फिर ये पता चला कि इतनी मज़ेदार चीज़ें हैं, इनको तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इन बच्चों के लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए। फिर मैं बिस्किट्स और कैंडी साथ ले जाती थी। जब मैं कच्चा जेल रोड चुंगी अमर सद्दू कोट लखपत के इलाके में गई तो वहाँ पर बच्चों से बातें करते हुए एक बच्चे को देखा, वो मेरा बैग को देख रहा था। मैंने समझ ये चाहता है इसको कैंडीज और बिस्किट सभी दे दिए जाएं, लेकिन अगर मैंने दे दिए तो ये तो भाग जाएंगे, तो बातें कौन करेगा। मैंने उसे कहा ये आपके लिए हैं, लेकिन जब मैं ये जहाँ से जाने लगूंगी तो फिर आपको दूंगी। उसका जो जवाब था वो टर्निंग पॉइंट था और उसी से ये इदारा शुरू हुआ। वो ये था कि मुझे बिस्किट्स कैंडी नहीं चाहिए, ये पेपर पेंसिल दें, मैंने लिखना है। तो ख्याल अल्लाह ताला ने उसी वक्त दिल में डाला और उसी ने हिम्मत दी कि इनको पढ़ाया जाए। तो अगले दिन जाके बच्चों को इकट्ठा किया और वही दरख्त जिसके नीचे हम बातें कर रहे थे, 60 बच्चों से स्कूल शुरू कर दिया
और ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो 2008 में पहली बार मुन्नू भाई ने उसको विज़िट किया, उसके ऊपर कॉलम लिखा, तो लोगों को मालूम हुआ कि ऐसा कोई स्कूल है, वो साथ शामिल हुए, तो हमने इसको कुछ और बेहतर किया। इसी तरह उन्होंने 2013 में फिर से कॉलम लिखा और उससे मज़ीद लोग मिले, तो हमें ये हुआ कि 12 कनाल ज़मीन हमने अपने पास ख़रीद ली है, जिसमें हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बनाना है, जिसके लिए सब लोगों की मदद और इसी तरह वो सिलसिला चलता गया और उसके बाद अल्टीमेटली इस स्कूल का, इस इदारे का, आलम बीबी ट्रस्ट का हमें पता लगा और हमें पता लगा कि आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये ना सिर्फ उन बच्चों की तालीम पे तवज्जो दे रही हैं बल्कि उनकी बहुत सारी और जिम्मेदारियां भी इन्होंने उठा ली हैं। तो प्लीज़ वो ज़रा शेयर करें। और 12 जस्ट फॉर क्लैरिटी, बिल्कुल जो देख भी रहे हैं लोग हमें, तो अभी आपकी 2 जगह हैं जहाँ लाहौर में ही आप कर रही हैं, स्कूल चला रही हैं और बच्चे कर रहे हैं। अब आपने ज़मीन ली है 12 कनाल की। आगे कच्चा जेल रोड पे हमारे किराए की 2 इमारतों में 2 कैंपस हैं और एक हमारा कैंपस नारोवाल रोड मुरीदके में, जिसमें उस एरिया के जितने मजदूर हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। और इस वक्त 1000 से ज़ायद बच्चे इन दोनों ब्रांचेस में पढ़ते हैं। 1000 बच्चे? 1000 से ज़ायद बच्चे। और यहाँ पर हमने 12 कनाल ज़मीन ली है, उसका जो नक्शा बनाया है, फिर हम यहाँ वाले सेटअप को वहाँ शिफ्ट करेंगे। और आलम बीबी जो स्कूल है, जैसे आपने बताया कि वो सिर्फ तालीम पे नहीं दूसरी चीज़ों पे भी करते हैं, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको किसी बच्चे को पढ़ाना है और आप इतने कम वसाइल वाला बच्चा ले रहे हैं, तो उसको पढ़ने के लिए बहुत सारे और मसाइल का भी सामना होता है। तो हमने ये किया कि हम उसको खुराक देते हैं, खाना देते हैं दोपहर का, सेहत की फैसिलिटी है, तालीम के साथ तरबियत है। क्योंकि अगर आप किसी को तालीम दे रहे हैं और उसको तरबियत नहीं दे रहे, तो आपने काम पूरा नहीं किया। और समाज के अंदर जो सबसे बड़ा मसला हम देखते हैं वो यही है कि लोगों के अंदर इस जिम्मेदारी की बहुत कमी है कि वो एक माशरे के अंदर अपनी जिम्मेदारी जो है उसको कैसे पूरी करेंगे। और ये बच्चे तो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जहाँ ड्रग्स हैं, क्राइम है, अब्यूज़ है, सब कुछ है। तो वहाँ वैसे तो हर तबके में ये चीज़ें हैं मौजूद, लेकिन यहाँ शायद ज़्यादा, या हमारा कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा प्रेवलेंट है और इन बच्चों को वहाँ उस माहौल में तरबियत देना बड़ा ज़रूरी है। क्विकली बता दें, जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके हम सफ़र बनना चाहते हैं ताकि ये स्कूल की इमारत खड़ी हो सके, यहाँ पर 1000 नहीं 10,000 और 5000 बच्चे पढ़ सकें, वो किस तरह आपसे रब्ता करें, कहाँ डोनेशन करें? प्लीज़, दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म। अब्दुल्ला, इसमें मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगी कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके माशरे के अंदर लोग जो हैं वो बहुत तामीरी किरदार अदा करें और हम जिस तरह के इर्द गिर्द लोगों को देखना चाहते हैं, तो आपको बहुत बचपन में ग्रास रूट लेवल पर काम करना पड़ेगा। जैसे कि हम 5 साल का बच्चा अपने पास एनरोल करते हैं, तो हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि तालीम तरबियत तो हम उनको यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ज़रूरी चीज़ ये है कि उस डिग्निटी, उस वक़ार से दें कि जब अल्लाह अपने बंदे की मदद करता है तो वो बहुत वक़ार से, बहुत इज़्ज़त से करता है। तो हम भी जब किसी की मदद करें वो बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत से करें, और जो आज बच्चे चैरिटी रिसीवर हैं ये कल को चैरिटी गिवर बने। इसलिए कि अगर हम उनको उस विशेष साइकिल से निकालेंगे तभी उस तब्दीली का प्रोसेस शुरू होगा जिसमें सब लोग अपना हिस्सा डाल सकेंगे। जो लोग चाहते हैं कि वो आलम बीबी के साथ जुड़े इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो हमारी आलम बीबी ट्रस्ट की वेबसाइट है, उस पर जाके तफसील देख सकते हैं। वहाँ पे बैंक आलम बीबी ट्रस्ट की है www.alambbtrust.org। बैंक डिटेल्स भी हैं उसके ऊपर, आप सोशल मीडिया पर भी हमारा नाम लिख सकते हैं। और सिर्फ ये दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल के आलम बीबी आइए, उस जगह को देखिए, उन बच्चों से मिलिए, और अगर आपका दिल माने तो शामिल हो जाइए, अगर दिल ना माने तो ना हो, क्योंकि वहाँ के बच्चों के पास ख्वाब हैं, रोशन आँखें हैं और उम्मीद है। क्योंकि हम उन्हें कहते हैं कि आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस है उसको हमने किसी सूरत लूज नहीं करना। हम आपकी मिजरी नहीं बेचेंगे, आपकी कहानियाँ नहीं बेचेंगे, आपके दुख नहीं बेचेंगे। हम तो आपसे इतने इंस्पायर्ड हैं क्योंकि आपने 18 साल की उम्र में, जब बच्चे का एक दिमाग कहीं और होता है और जगहों पे होता है, तब से आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं। कमेंडेबल, इसलिए उसकी तो मुबारकबाद आपको जाती है। आई एम श्योर कि जो बच्चे आपके साथ मुंसलिक हैं वो भी बहुत ही फ़ाल शहरी बने एक दिन इस माशरे का, इस मुल्क का। अच्छा जी, आलम बीबी ट्रस्ट, सो यू कैन सर्च इट ऑनलाइन और आपको अब पता है कि आप किधर अपने फंड्स जो हैं डोनेशन भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये फरा कह रही हैं, आप मिले इन बच्चों से जाके, उसके बाद इनकी मदद का सोचें। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी अहम खबर है हमारे पास, और खबर मुबैना आइन शिकनी पर रेफरेंस की तैयारी से मुताल्लिक है कि मुबैना आइन शिकनी पर रेफरेंस के लिए, इसकी तैयारी के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी गई है। और ज़राए ये बता रहे हैं कि PTI हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ अब आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस के लिए तैयारी की जा रही है। रेफरेंस के लिए वजारत दाखिला और कानून में भी तैयारी शुरू कर दी गई है।
और इसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का नाम भी आ रहा है। जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान भट्टी हमारे साथ हैं। उस्मान, डिटेल्स दीजिएगा इसकी। जी, वफाकी हुकूमत का दस्तूर पाकिस्तान पर अमल दरामद का बड़ा फैसला उन्होंने कर लिया है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक आइन शिकनी पर साबिक हुकूमत की जो अहम शख्सियात हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है वो रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। और जिनके खिलाफ जो है रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है, इनमें सदर जो है आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, गवर्नर पंजाब जो है उमर चीमा के खिलाफ जो है वो रेफरेंस जो है वो दायर किया जाएगा। इसके अलावा वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दाखिला ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी है। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के अमल में वाज़ेह आइन शिकनी की गई और सदर आरिफ अलवी और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इमरान खान के इमाम पर वफाकी हुकूमत का कहना है कि आइन शिकनी जो है वो की जा रही है। पंजाब असम्बली में भी जो आइनी अमल है उसको सबूताज किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब जो है वो आइनी शिकनी कर रहे हैं, हलफ नहीं अभी तक ले रहे 9 मंत्री वज़ीर-ए-आला पंजाब से। और सदर आरिफ अलवी ने पार्टी जो चेयरमैन है इमरान खान, उनके हुक्म पर जो है वो आइन को कुर्बान किया है। ये तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कंपाइल किया जा रहा है ताकि जो रेफरेंस दायर किया जाए उसमें कोई भी जो सबूत है वो रह न जाए, और इस पर तमाम जो अमल है वो शुरू हो चुका है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्टी, हमें अपडेट कर रहे थे। मुशावरत शुरू हो चुकी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स हासिल किए जा रहे हैं। आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा। जो आइन शिकनी वाला मामला है, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुतज़ाद करार दिया था, उसे आइन शिकनी के मुतरादिफ करार दिया था उस मामले पर, और इसमें सर्टनली इमरान खान साहब की ईमा और उनके कानूनी माहिरीन की ईमा और उनका मशवरा भी शामिल था, जिसमें सदर मुमलिकत भी मौपिन बने। और अब भी आप देख लीजिए कि हलफ नहीं हो पा रहा है, होने नहीं दे रहे हैं बेसिकली पंजाब का वज़ीर आला का। ब्रेक ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा फरहाद हिबा से बात करके, और ख़ासतौर पे उनका जो इंस्टीट्यूट है आलम बीबी ट्रस्ट, जेन्युइनली कोई ज़बरदस्त काम वहाँ हो रहा है, जिसका लिंक जो है हम ट्विटर पे डालेंगे, सो यू कैन फॉलो एंड ऑफ कोर्स डोनेट एज वेल। और आपको पता ही है कि रमज़ानुल मुबारक में ज़कात, सदका और खैरात का अजर भी ज़्यादा है, और इसीलिए आवाम का इस जानिब रुझान भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आपके सामने ला के उनको पेश करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि उन अशखास और उन इदारों का इंतखाब किया जाए जो आपकी खैरात का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं में से एक है जी सुंदस फाउंडेशन। ये इदारा तो आपको पता ही है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, 22 साल से ब्लड ट्रांसफ्यूशन का काम कर रहा है और इस वक्त एक बड़े ब्लड बैंक के किरदार में नज़र आता है। और अब तक सुंदस फाउंडेशन 5 लाख से ज़ायद यूनिट अस्पतालों और मरीज़ों को मुहैया कर चुका है। ब्लड यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, जिससे जाने बचाने में बड़ी मदद मिली है। पैसे और सदकात और ज़कात और खैरात तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन आप खून का अतिया करके भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सुंदस फाउंडेशन में। इसके सदर मोहम्मद यासीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया यासीन साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा सर, कैसा चल रहा है सिलसिला? 22 साल हो गए हैं, काम जब शुरू हो जाए, उसकी रिप्यूट बन जाए तो उसे मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है आपको इसका? सुंदस फाउंडेशन का क़याम इसलिए अमल में आया क्योंकि आज से 25 से 30 साल पहले थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के लिए छोटे शहरों में जो है वो इलाज गाहें नहीं थी, और मेरी सोच ये थी कि थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों को और दीगर जो खून के ज़रूरतमंद लोग हैं उनको एक ही जगह पर और उनके शहर पे ही जो है इलाज और मुआलजा की सहूलत जो है मुयस्सर आए। सुंदस फाउंडेशन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो 200 बेड का जो है हस्पताल बनाने के लिए जा रहा है, जिसमें थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों का इलाज जो है एक ही छत के नीचे होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये सुंदस फाउंडेशन का जो हॉस्पिटल है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी जो है वो कायम करेगा इसमें। अच्छा, ये बताइएगा यासीन साहब कि हर दफ़ा की तरह इस साल भी सुंदस फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाए जा रहे हैं, तो इसके लिए आवाम से क्या ताउन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सुंदस फाउंडेशन जो है वो हर साल जो है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक प्लेसेस में जो है वो ब्लड कैंप लगाती है, लोगों को अवेयरनेस देती है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन की इस अवेयरनेस पे हज़ारों लाखों लोग जो है वो खून का अतिया देते हैं। मेरी साथ साथ जो है आप लोगों से पाकिस्तान के तमाम अवाम से अपील है कि सुंदस फाउंडेशन को और थैलीसीमिया के बाकी जो इदारे हैं
उनको आप खून का अतिया दें ताकि कीमती इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। और साथ साथ मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो सुंदस फाउंडेशन को, क्योंकि सुंदस फाउंडेशन एक हस्पताल बनाने जा रहा है, उसके लिए आप अपने अतियात जो है वो भी सुंदस फाउंडेशन को दें ताकि थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के लिए जो है जल्द अज जल्द जो है हस्पताल का क़याम अमल में लाया जाए। मेरी आवाम से और मुखय्यर हज़ात से अपील है कि वो खून का अतिया देने के साथ साथ सुंदस फाउंडेशन को अपनी ज़कात और अतियात दें ताकि इनका इलाज जो है वो किया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका यासीन साहब। सर्टनली आप खून देना चाहते हैं तो खून का अतिया कर दीजिए, आप पैसे देना चाहते हैं तो सुंदस फाउंडेशन को पैसे अतिया कर दीजिए। तो ऑप्शंस अनलिमिटेड। ये वो इदारे हैं जो अपना नाम अपने काम की वजह से बना चुके हैं। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे। इनके बारे में तो हमने काफ़ी बार अच्छा जी, हेलो द सॉकर फैंस, भाई आप लोगों को तो पता ही है क्या चल रहा है। चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग में इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने स्पेनिश क्लब वियारियल को 2-0 से हरा दिया है और लिवरपूल का जो है ये मैच होम ग्राउंड पे खेलेगा। इस मैच पहले हाफ में एनफील्ड में कोई गोल ना हो सका, लेकिन दूसरे में लिवरपूल में अपने हरीफ को ज़ेर कर दिया और सेकंड लेग के मैचेस हैं 5 मई को होंगे। अच्छा, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आजकल मैं इसके बारे में भी सीख रही हूँ। आपने तो माशाल्लाह बेसबॉल तक के बारे में सीख लिया है आजकल बहुत। अच्छा, एक बात मैंने करनी है यहाँ पर, अगर हमारे पास 1 मिनट है तो हम ये बात करना चाहते हैं कि हमारे सियासतदान आप एक दूसरे का जो है वो तो मुकाबला करते ही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, जलसों में, और आपने एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ जो स्कोर सेटल करना है ज़रूर कीजिए। वैसे तो उसमें भी आपको ज़रा सेंसिटिव रहना चाहिए और ज़रा तमीज़ का दायरा हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कोई एक तरफ से बदजुबानी की जा रही है तो दूसरी तरफ से भी की जाए। लेकिन कल मरियम नवाज़ साहिबा की गुफ्तगू में सुन रहा था और उन्होंने कहा कि सियासतदान को एक पागल है और ये पागल खाने भी जाएगा तो पागल भी पागल हो जाएंगे। तो ये जो पागल खाना है ना, ये बड़ी मतरूक हो चुकी है ये टर्म, ये बड़ी इट्स एन ऑब्सोलीट टर्म। ये मुनासिब बात नहीं है। थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएं अपने अल्फाज के चुनाव में, अपने बयानात में। फाउंटेन हाउस कह लीजिए, मतलब जो लोग जिनके अपने प्यारे ऐसी किसी फैसिलिटी, ऐसी किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहते हैं जहाँ पे उनको ट्रीट किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि इस तरह से बहुत आपने अच्छी वैसे बात इस तरह से बात की जाए कि पागल खाना ये, और ये पागल खाना नहीं, अब नहीं कहता कोई भी पागल खाना भाई। अब ये वो दौर है जहाँ मेंटल इश्यूज हर किसी के हैं, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं लोगों के। तो अब इन टर्म्स को, ये पागल होना या इस किस्म की चीज़ों को, डोंट यूज देम। खैर, होपफुली शायद कोई सुन रहा। अब्दुल्ला, वैसे इस पे बहुत उम्मीद ना लगाना कि कोई आपकी बात सुन के थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाना चाहिए अपने स्कोर, अपने ज़ाती स्कोर सियासतदानों के साथ सेटल करते हुए कि मतलब हम माशरे को क्या सिखा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं।